So hi everyone, this is your lecture number 3 for origin and evolution of universe as well as the earth. इस लेक्चर में हम बहुत सारा डेटा, बहुत सारी बातें करने वाले हैं. हाउ द यूनिवर्स हैव इट्स ओरिजिन, हाउ द अर्थ हैज़ फॉर्म्ड, कैसे कैसे ये पूरा यूनिवर्स बना है. नाउ दिस इज द चैप्टर इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूनिवर्स एंड वेरियस थ्योरीज विच हैव डेवलप्ड ओवर द टाइम कि कैसे भाई ये यूनिवर्स बना है. लोगों ने अपने अपने तर्क रखे, जिसको जो समझ में आया उसने वो बताया. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर अबाउट द यूनिवर्स एंड थर्ड लेक्चर इन दिस सीरीज ऑफ एनसीईआरटी ज्योग्राफी. सो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये तो मॉडर्न थ्योरीज आ गया. जस्ट अ मिनट. ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे अर्ली थ्योरीज से. अब देखो, अर्ली थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सबसे पहली थ्योरीज में से आ जाती है आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस. सो नेबुलर हाइपोथेसिस ये किसके द्वारा दिया गया था? नेबुलर हाइपोथेसिस हैज बीन डेवलप्ड बाय इमैनुअल कांत एंड लाप्लेस. ठीक है, इमैनुअल कांत एंड लाप्लेस के द्वारा ये आपका डेवलप किया गया था इन द टाइम पीरियड ऑफ 1700 में. ठीक है, जब उस टाइम पे इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे. ठीक है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं था. देयर आर नॉट सो दैट मच ऑफ डेवलपमेंट विच वी टुडे हैव. सो कांत हैव डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ नेबुलर हाइपोथेसिस एंड लाप्लेस इन 1760s. ठीक है, हैव रिफॉर्म दिस थ्योरी. ठीक है, इन्होंने इस थ्योरी को रिफाइन किया गया. एंड व्हाट इज द नेबुलर हाइपोथेसिस? Who was the Immanuel Kant? He was a popular German philosopher, Immanuel Kant, which was revised by Laplace in 1796. What was nebular hypothesis according to Immanuel Kant? He said there present a nebula. Nebula is a Oort cloud. ठीक है, this is a Oort cloud which has been present in the initial stages, and over the time in the gravitational force of the nebula, the dust particles start rotating around it, around the nebula. ठीक है, around the core of the nebula. तो उससे क्या हुआ? When the dust particles or the particles or debris started revolving around the nebula or the sun, we can say the initial form of sun, the starting phase of sun. So the planets start revolving around it, and it over the time it result in formation of a solar system. ठीक है, ये debris एक दूसरे से कोलेस हुई. ठीक है, ये डेब्रीज एक दूसरे में बनी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, बिकॉज ऑफ लम्प्स ऑफ गैसेस. वो क्या है यहाँ पे? ओवर द टाइम इट फॉर्म्स अ सोलर सिस्टम लाइक आवर सोलर सिस्टम. देयर हैज बीन डेवलपमेंट ऑफ अदर सोलर सिस्टम. दिस वाज द थ्योरी व्हिच हैज बीन गिवन बाय इमैनुअल कांत एंड लाप्लेस. इसके बाद आपकी सेकंड थ्योरी आती है. देयर आर वेरियस थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज यहाँ पे दी गई और इनके द्वारा ये बताया गया कि जो आपका नेब्यूला था, जो लोकलाइज लंप ऑफ गैसेस थे, हुआ क्या? ये एक नेब्यूला बना एंड इस नेब्यूला में छोटे छोटे लंप्स ऑफ गैसेस बनने लग गए. ठीक है, दीज आर स्मॉल लंप्स ऑफ गैसेस व्हिच हैज बीन स्टार्टेड डेवलपिंग. अब ये लंप्स ऑफ गैसेस क्या थे? दीज आर द डिफरेंट प्लैनेट्स व्हिच स्टार्टेड गेटिंग डेवलप्ड, और ये आपका बना इन द फॉर्म ऑफ डिस्क. ठीक है, इस टाइप से ये पहले जो आपका नेबुला था, बिकॉज ऑफ रोटेशन, आपने कभी भी देखा हो, आप किसी भी चीज को जब आप जोर से रोटेट करते तो वो क्या है? फ्लैटन होना स्टार्ट हो जाता है. जैसे एग्जांपल अर्थ. ठीक है, अर्थ जब बहुत तेज रोटेट हो रही है तो क्या है? इट्स गेट स्टार्ट फ्लैटनिंग. तो ये क्या है? ये आपकी डिस्क जो है फ्लैटन होनी स्टार्ट होगी. जैसे आपके डिस्कस थ्रो में डिस्क होती है, बिल्कुल वैसे ही जो सेंटर पार्ट था, इसके चारों तरफ ये मैटर जो है रोटेट होना स्टार्ट आ गया. एंड ओवर द टाइम जब ये जो स्मॉल लम्प्स ऑफ गैसेस थे, इनके ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर डिफरेंट प्लैनेट्स आर डेवलप. तो ये आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस थी, जिसमें ये बताया गया कि कैसे आपके प्लैनेट्स जो हैं वो बने हैं. इसके बाद और भी थ्योरीज आई. इसके बाद आपकी इसके बाद थ्योरी है आपकी चैम्बरलिन एंड मोल्टन की, जिसने ये बताया, जिसने बाइनरी हाइपोथेसिस बताया. अब चैम्बरलिन अगर मोल्टन की हम थ्योरी की बात करें, एक सेकेंड. हाँ, ये चैम्बरलिन एंड मोल्टन की थ्योरी आई. इसमें इन्होंने बताया, दिस थ्योरी केम इन 1900s एंड दे हैव टोल्ड दैट कि दे वो प्रेजेंट अ बाइनरी स्टार सिस्टम. एक बाइनरी स्टार सिस्टम था. दैट वाज कंसिडरिंग अ वॉन्डरिंग स्टार. जैसे हमारा सन है, एक सन था जो चिल मार रहा था, वही अपनी जो धुन में था, चिल कर रहा था वो. ठीक है, एकदम से क्या हुआ? एक मस्ताना स्टार आया दोबारा से, वो इसके पास से ऐसे
निकल गया, ठीक है। तो जब हमारा सन चिल कर रहा था एंड इसके पास से एक स्टार निकल के जाता है, या फिर हम कह सकते हैं दूसरा सन निकल के जाता है, तो उससे क्या होता है, एक सिगार शेप में मैटर निकल जाता है। अब आप बोलेंगे व्हाई इन सिगार शेप, तो इसकी भी इन्होंने चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने एक थ्योरी दी। देखो कभी भी क्या होता है, जब एक स्टार प्रेजेंट है, ठीक है, उसके पास जब दूसरा स्टार आता है तो दे बोथ हैव देयर ओन ग्रेविटेशनल फोर्स, बट व्हेन दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, सो दे डोंट हैव एनी ग्रेविटेशनल फोर्स इंपैक्ट ऑन ईच अदर। बट जैसे ही ये पास आता जाएगा, क्या होगा कि यहां पे आपका ग्रेविटेशनल पुल इंक्रीज होने लग जाएगा। जब ये यहां पे प्रेजेंट था तब इसमें से हल्का सा मैटर निकला, ठीक है। जब ये और नजदीक आ गया तो इसमें क्या है, और ज्यादा बड़ा ग्रेविटेशनल पुल आया, तो पहले हल्का सा मैटर इधर आ गया और जो थोड़ा और भारी मैटर था वो और ज्यादा तेजी से निकलने लग गया। व्हेन दिस स्टार्स कम्स मोर नियर बाय, तो ये क्या होगा, ये जो मैटर है आपका, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये जो मैटर है ये क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बड़े और बड़े मैटर निकलने लग जाएंगे। वैसे ही जब ये स्टार आपका थोड़ा और आगे पहुंच जाएगा तो क्या होगा, अब आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देने लगेगा कि जब ये पास था तब छोटे, जब ये दूर था तब थोड़े छोटे मैटर्स थे, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स गेटिंग क्लोजर, व्हेन द डिस्टेंस गेटिंग क्लोजर, तो ये बड़े मैटर निकलने लगे, एंड व्हेन इट अगेन गोज अवे फ्रॉम द स्टार, तो फिर दोबारा से आपके छोटे छोटे मैटर उसमें से निकलने लगे। तो इन्होंने क्या बताया, बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन इन द ग्रेविटेशनल पुल, ये जो आपका सिगार शेप मटेरियल है ये निकला। अब ये थ्योरी है अबाउट द ओरिजिन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। अगर आप अपने सोलर सिस्टम को देखो, दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, तो आप ये देखेंगे कि मरकरी सबसे छोटा है, वीनस उससे बड़ा है, अर्थ उससे बड़ा है, मार्स लगभग अर्थ के साइज का है, जुपिटर सबसे बड़ा है, सैटर्न उससे छोटा, नेपट्यून, यूरेनस, नेपट्यून। तो इस टाइप से क्या है आपके, ये एक सिगार शेप हो गया। तो इन्होंने इस थ्योरी को बताने के लिए ये थ्योरी डेवलप करी कि देयर वाज अ बाइनरी स्टार सिस्टम, ठीक है। अब ये बताया गया था बाय द चैम्बरलिन एंड मोल्टन इन द 1900s। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस ओवर दिस, बट वो हम इस चैप्टर में डील नहीं करेंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी ऑप्शनल, कि इसकी आपको पूरा तह तक जाना होगा कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब आपको तब जानने की जरूरत है, अभी इस चैप्टर में जानने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा बताया गया बाय द चैम्बरलिन एंड मोल्टन, ठीक है। अब इसके बाद आती हैं आपकी जो न्यू थ्योरीज आई हैं, जो मॉडर्न थ्योरीज हैं, वो कौन सी हैं, दैट इज द बिग बैंग थ्योरी। ये सबसे पहली थ्योरी है जो मॉडर्न थ्योरीज में आ जाती है, या फिर ये कह सकते हैं आप सबसे एडवांस थ्योरीज है इन द मॉडर्न थ्योरीज, जो ये बताती है कि हमारा कैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ है या फिर यूनिवर्स कैसे बना है। And this theory does not talk about the solar system. This theory talks about the evolution of the universe. So Big Bang theory also called the expanding universe hypothesis. कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन मेंस कि expanding universe hypothesis किसके द्वारा दिया गया है, या फिर बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो ये दी गई है आपकी एडविन हबल के द्वारा, ठीक है। एडविन हबल के द्वारा ये थ्योरी दी गई है इन 1920s, 1920 के करीब में ये आपकी थ्योरी दी गई थी। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हाट एडविन हबल हैज टू से, एडविन हबल सेज दैट देयर एग्जिस्ट अ टाइनी बॉल और अ टाइनी एटम, बहुत छोटा सा एटम, जिसको इन्होंने बोला है यहाँ पे सिंगुलैरिटी, दे हैव कॉल्ड इट अ सिंगुलैरिटी। एंड ही सेड कि ऑल द मास, ऑल द मैटर विच हैज बीन प्रेजेंट ऑल थ्रू आउट हिस्ट्री, वो सब आपका आता है यहाँ पे सिंगुलैरिटी पे। एक बहुत छोटा सा डॉट, एक बहुत छोटा सा एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें देयर इज अनलिमिटेड मास, अनलिमिटेड ग्रेविटेशनल पुल, अनलिमिटेड टेम्परेचर, दिस वाज हाइडिंग इनसाइड दिस सिंगुलर एटम। एंड when this singular atom, unimaginably small volume, infinite temperature and infinite density, इसके तहत जब ये आपका सिंगुलर एटम व्हेन इट स्टार्ट एक्सप्लोड, जब जैसे ही ये एक्सप्लोड होगा तुरंत आपको बहुत सारा मास, बहुत सारा मैटर जो है वो स्पेस में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस वाज द बेसिक हाइपोथेसिस ऑफ बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है, ये यहां से इन्होंने बताया कि बिग बैंग थ्योरी, दिस इज द मच बेटर चार्ट, ठीक है। तो यहां पे आपको पता पड़ रहा है देयर एग्जिस्ट अ सिंगुलैरिटी, यहां पे ये सिंगुलैरिटी थी और क्वांटम फ्लक्चुएशन में
क्वांटम फ्लक्चुएशंस में ये सिंगुलैरिटी एटम जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन मतलब राइज। तो ये क्या है, एकदम से मैटर जो है वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है। ये कहा जाता है इन द फर्स्ट 3 मिनट्स आपका फर्स्ट एटम डेवलप हो गया था। जो पहले 3 मिनट थे आफ्टर द बिग बैंग, एकदम से जैसे ही ये सिंगुलर एटम एक्सप्लोड होता है तो बहुत सारा मास इजेक्शन करता है, तो उसके विद इन 3 मिनट्स, ठीक है, पहले 3 मिनट में क्या हो गया, फर्स्ट एटम डेवलप हो गया था, ठीक है। और आफ्टर द लाइट, ये आफ्टर ग्लो द पैटर्न ऑफ, मतलब 3 लाख साल बाद, लगभग 3.5-4 लाख साल बाद, ये बोलते हैं यहाँ पे कि द टेम्परेचर स्टार्ट्स गेटिंग डाउन। मतलब जो आपका टेम्परेचर था, यहाँ पे हमने बताया ना कि इनफाइनाइट टेम्परेचर था इस टाइम पीरियड में, बट जैसे ही ये 4-4.5 लाख साल बाद यहाँ पे होता है तो ये यहाँ पे आपका टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड द टेम्परेचर गोज डाउन अराउंड 4500 केल्विन, ठीक है। लगभग 4500 केल्विन हमारा टेम्परेचर यहाँ पे डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद हमारा यहाँ पे एटम्स जो है वो कूल होने स्टार्ट हो जाते हैं, और फर्स्ट मैटर जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके बाद स्टेज एजेस आती हैं, दैट इज द डार्क एजेस, जिस टाइम पे आपके बहुत सारे चेंजेस आते हैं यूनिवर्स में। फर्स्ट स्टार जो डेवलप हुआ था दैट वाज फर्स्ट स्टार्स अबाउट 400 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। स्टार्स की अगर हम बात करें तो अराउंड 4 to 5 बिलियन ईयर्स अगो, आप इसको ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, 4 से 5 बिलियन साल पहले आपका पहला स्टार डेवलप हुआ था और स्टार फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है ये आपको स्टार्स नहीं दिखाई दे रहे, दीज आर द गैलेक्सीज, द गैलेक्सीज स्टार्ट फॉर्मिंग, ठीक है। जो आपकी मिल्की वे गैलेक्सी इज वन ऑफ देम, और मिल्की वे गैलेक्सी में देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स, उसमें से एक हमारा स्टार है दैट इज सन। फिर ऐसे ही आपके देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन विच द बिलियंस ऑफ स्टार एग्जिस्ट। अब इसको हमने आपका क्यों एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस बोला? देखो, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस इसलिए बोला व्हेन द गैलेक्सी स्टार्ट फॉर्मिंग, तो यहां पे आप देखेंगे इन्होंने इसको रिप्रेजेंटेशन में दिया है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन। ये क्या है, यहां पे एक्सपेंड हो रहा है। तो हो क्या रहा है, जो आपकी गैलेक्सीज हैं दैट आर द सेम, गैलेक्सीज तो अभी भी वहीं पे उतनी है, बट ये क्या है, जो गैलेक्सीज पहले एक जगह पे क्लस्टर्ड थी वो धीरे धीरे क्या है, एक्सपेंड हो रही हैं, दीज आर एक्सपेंडिंग। इसमें एक चीज है, गैलेक्सीज जो हैं, गैलेक्सीज का साइज इज सेम बट द डिस्टेंस बिटवीन टू गैलेक्सीज, दैट इज ये वाला जो आपका डिस्टेंस है ये इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस नहीं है, बट यहाँ पे देखेंगे आप तो गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस जो है इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग, नॉट द साइज ऑफ गैलेक्सी इन इटसेल्फ इज इंक्रीजिंग। गैलेक्सी का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, कोई भी आपके जो भी प्लैनेट्स हैं उनका साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट द स्पेस, जो ये ब्लैक स्पेस है वो आपकी वो इंक्रीज हो रही है। दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। और जो आपकी जो ब्लैक स्पेस है उसे हम क्या बोल देते हैं, डार्क एनर्जी, ये आपका यहां पे हो जाता है, और इसकी वजह से ये एक्सपेंशन हो रहा है डार्क एनर्जी की वजह से, डार्क एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। दिस इज द बिग बैंग थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट बिग बैंग हुआ है, ठीक है, जो आपका ये सिंगुलैरिटी है जो ये फर्स्ट टाइम बर्स्ट हुई है, दैट इज अराउंड 3.7 बिलियन ईयर्स अगो, लगभग 13.7 बिलियन ईयर अगो, लगभग इतने साल पहले ये आपका सिंगुलर एटम जो है वो बर्स्ट हुआ था। अच्छा, मैंने ये तो बताया कि इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, वो हम कैसे मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस मेजर करने का अब जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप इंच टेप लेके तो नहीं जा सकते, देखो किसी भी कीमत पे इंच टेप लेके जाने होंगे तो बहुत बड़े बड़े इंच टेप लेके जाने होंगे, वो इम्पॉसिबल है। तो जब हम देखेंगे कि गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस कैसे मेजर होता है, तो दैट हैज बीन मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, ठीक है। अ गैलेक्सी कंटेन्स अ लार्जर नंबर ऑफ स्टार्स, एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हो सकते हैं, और एक गैलेक्सी की चौड़ाई कितनी हो सकती है, दैट इज फ्रॉम 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज अराउंड 1 लाख लाइट ईयर्स ब्रॉड, ठीक है। अब लाइट ईयर्स, इसमें इससे आप कंफ्यूजन नहीं होगा, ये टाइम की वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ टाइम, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि लाइट ईयर इज द वैल्यू ऑफ टाइम और लाइट ईयर इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। एंड हाउ वी मेजर इट? We measure it like this. Our light
ट्रेवल्स ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर इन हाउ मच टाइम, इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये 3 लाख किलोमीटर लाइट जो है 1 सेकंड में ट्रेवल करती है। अब इसी को आप मल्टीप्लाई कर दें एक ईयर से, ठीक है, 1 साल में लाइट कितना ट्रेवल करेगी, तो जब आप इसको ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट। तो आप समझ पाएंगे कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसको कितना टाइम लगेगा आपको एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में। अगर आप लाइट की स्पीड से चल रहे हो तो लगभग आपको 1 लाख साल, यू विल रिक्वायर 1 लाख ईयर टू क्रॉस द मिल्की वे गैलेक्सी। Is it possible for humans? No, it is not possible for humans to cross the Milky Way galaxy. There are 2 reasons. Because we cannot travel by the speed of light and we don't have 1 lakh years. ठीक है, 2 चीजें। अब जो हमने बताया आकाशगंगा जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, ये आवर गैलेक्सी स्टार्टेड टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन, और जिसको हम बोलते हैं क्लाउड ऑफ नेब्यूला। ये नेब्यूला था जिसकी वजह से ये पूरी गैलेक्सी फॉर्म हुई है। एक पूरा ऊट क्लाउड था, ऊट की मैं स्पेलिंग आपको बता चुका हूँ, OORT, ऊट क्लाउड था, जिसकी वजह से ये आपका बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये पूरा गैलेक्सी सिस्टम यहाँ पे डेवलप होता है। ओके, ये अर्ली थ्योरीज के बारे में वी हैव रेड ऑलरेडी। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट आवर सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम कैसे आया, कब आया, तो आप देखेंगे आवर सोलर सिस्टम हैज बीन, आवर कोर ऑफ सोलर सिस्टम हैज बीन फॉर्म्ड अराउंड 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स अगो। लगभग हमने देखा भी थोड़ी देर पहले, जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, यूनिवर्स स्टार्टेड अराउंड 3.7 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद जो आपका फर्स्ट जो सन था या फिर फर्स्ट जो स्टार था, दैट हैज फॉर्म्ड अराउंड 6 बिलियन ईयर्स अगो, और हमारा जो सन है दैट हैज फॉर्म्ड अराउंड 5 to 5.56 बिलियन ईयर्स अगो। प्लैनेट का फॉर्म होने स्टार्ट हुआ, ऑफकोर्स सी बात है, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ नेब्यूला। हमने देखा था कि नेब्यूला के बाद जब डिस्क फॉर्मेशन होता है, डिस्क फॉर्मेशन में धीरे धीरे क्लम्प्स बनने लग जाते हैं, एंड उसके बाद जब वो ओवर द टाइम कोलैप्स होते हैं, जब ओवर द टाइम वो ग्रेविटेशनल पुल के अंडर आते हैं, दे स्टार्ट फॉर्मिंग द प्लैनेट्स। सो ऑफ कोर्स ये बात है, प्लैनेट्स बाद में ही बनेंगे। तो प्लैनेट्स फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम थोड़ा सा रुकते हैं, पॉज लेते हैं, लेट्स टेक अ पॉज। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भी ऐसे ही बना। ठीक है, वी नो दैट सोलर सिस्टम इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। ठीक है, ये एक डिस्क शेप में था, तो ये इसी तरीके से बना। अब आप कोई भी हाइपोथेसिस ले सकते हैं, नो वन इज करेक्ट राइट नाउ। मेजर होता है कि मेजरली लोग किसको फॉलो करते हैं, दैट इज द थिंग। ठीक है, तो हम नेबुलर हाइपोथेसिस को मेजरली फॉलो करते हैं कि नेबुलर हाइपोथेसिस को। अच्छा, नेबुलर हाइपोथेसिस हाउ डज इट वर्क? सन जो है, व्हाई इट इज कि सन सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं सेलेस्टियल बॉडी है, दैट इज एट द सेंटर, और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं दैट इज आउटसाइड। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या, आप अगर इसको अपनी डेली लाइफ में देखें, इफ यू पुट अ बकेट, ठीक है, बकेट में आप थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आप सैंड लीजिए, उसमें डाल दिए। व्हेन यू स्टार्ट रोटेटिंग, आप उस पानी को ऐसे रोटेट करिए, तो जस्ट टेल मी बाय योर कॉमन सेंस कि वो जो सैंड होगी दैट विल गो आउटसाइड, और वो सैंड बीच में इकट्ठी हो जाएगी। सोचिए, मतलब ये आपकी बकेट है, बकेट में आपने सैंड डाल दी है और उसमें पानी है। ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट रोटेटिंग द वाटर, ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट रोटेटिंग द वाटर, तो वो सैंड कहां पे इकट्ठी होगी? आप करके देखिएगा, यू विल गेट टू नो सम सैंड या फिर मोस्ट ऑफ द सैंड विल डिपॉजिट एट द सेंटर ऑफ द बकेट। ठीक है, एंड बाकी जो सैंड है आपकी दैट विल डिपॉजिट अराउंड इट। ठीक है, सम सैंड, डेफिनेटली सम सैंड्स आर लाइक कि हम भैया तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, हम अलग जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, वो थोड़ा थोड़ा अलग हो जाते हैं। सेम इज द केस विद आवर सोलर सिस्टम। द मेजर पार्टिकल्स या द मोस्ट डेंसर पार्टिकल्स स्टार्ट accumulating at the center of the bucket, that is at the center of the solar system। तो जो हमारा सन है that has the most density, तो इसके पास जितनी डेंसिटी, वो सब सारी डेंसिटी क्या है, जो भी मोस्ट डेंसर मटेरियल थे वो सारे कहाँ पे इकट्ठे हो गए, दैट इज इनसाइड द सन। अब उसके बाद बाकी जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ये सारे प्लैनेट्स ओवर द टाइम फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब हमने देखा कि यार ये इनर प्लैनेट और ये आउटर प्लैनेट, व्हेन वी हैव स्टडीड द इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट, we get to know there are some planets which are alike and there are some planets जो एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो 4 प्लैनेट हैं, that is मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स,
ठीक है, ये चारों प्लेनेट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, दीज आर द रॉकियर बॉडीज, ठीक है, दीज आर मच मोर रॉकियर। वहीं पे अगर आप बात करें इन गैसियस बाकी प्लैनेट्स की जो आपके यहाँ पे मार्स के बाद आते हैं, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। दीज आर द प्लैनेट्स जो थोड़े गैसियस हैं और जिनका डेंसिटी थोड़ी कम है, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द गैसियस प्लैनेट। अब इसमें भी क्या है, ये जो आप यहाँ पे देखेंगे ये दोनों प्लैनेट जो हैं वो थोड़ा अलग है। अब इस क्या होता है, ये दोनों जो प्लैनेट दैट इज जुपिटर एंड सैटर्न, दीज आर द मोस्ट गैसियस प्लैनेट, इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा कम है। एंड एक और चीज, इनको हम बोलते हैं दैट इज जोवियन प्लैनेट, ठीक है। ये जो चार प्लैनेट है इन्हें हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट, और ये जो चार प्लैनेट है इन्हें हम बोलते हैं इनर प्लैनेट, ठीक है, या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और इन्हें हम बोलते हैं जोवियन या फिर आउटर प्लैनेट। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये एक हमने डिमार्केशन कर दिया एस्ट्रॉइड बेल्ट का, एस्ट्रॉइड बेल्ट से अंडर जो भी हैं उन्हें हम बोल देते हैं इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जिनके पास टेरेस्ट्रियल जैसी चीजें हैं, जैसे रॉकियर बॉडीज हैं, ठीक है। जोवियन प्लैनेट और आउटर प्लैनेट जो जुपिटर लाइक है, जुपिटर के जैसे हैं, या फिर जो इस डिमार्केशन से बाहर आ जाते हैं। वहीं पे ये दोनों जो प्लैनेट हैं वो थोड़े अलग हैं इन जोवियन प्लैनेट से, ऑल्दो दे आर कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, बट दे आर मच मोर आइसियर, ठीक है। ये दोनों थोड़े आइसियर हैं। इसके बाद आप प्लूटो जानेंगे तो प्लूटो बिल्कुल एकदम जमा हुआ है, एंड दैट इज बिकॉज कि इनकी जो दूरी है सन से, दैट इज वेरी 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 फार, ठीक है, सन से बहुत ज्यादा दूर ये आ जाते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं आइसियर प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट्स ये चारों होते हैं, ये चारों इनर प्लैनेट हैं या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे हम जब बात करेंगे तो वी विल से ओनली टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, वी विल नॉट टॉक अबाउट दीज 4 प्लैनेट्स, ठीक है। हम चारों प्लैनेट्स का नाम अलग अलग नहीं लेंगे, we just only say the terrestrial planets. Okay, so कुछ basic differences हैं in terrestrial planet and Jovian planet में. What are these differences? These terrestrial planets, ठीक है, इनके पास एटमॉस्फेयर है that is very less, ठीक है, बहुत कम एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। मरकरी के पास तो बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं है, वीनस के पास भी एटमॉस्फेयर है तो बहुत हल्का है, और उसमें स्पेसिफिकली अगर आप देखें वीनस जो है आपका हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है, ठीक है, जबकि सबसे ज्यादा क्लोज सन के क्या है, दैट इज मरकरी। स्टिल वीनस इज कॉल्ड द हॉटेस्ट प्लैनेट, क्यों, क्योंकि वीनस के पास जो थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर बचा है उसमें क्या है, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है वीनस में, इस वजह से इसको हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। इसको मरकरी अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अर्थ का ट्विन किस प्लैनेट को बोला जाता है, दैट इज द वीनस। तो ये चीजें हैं इन चारों इनर प्लैनेट में। ऐसे ही अगर आप मार्स की बात करें तो मार्स के पास भी अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अर्थ की बात करें तो अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर है, और इसकी लोकेशन इतनी परफेक्ट है, द लोकेशन ऑफ अर्थ इज दैट मच परफेक्ट दैट द इतनी ज्यादा हीट भी नहीं है कि इसका एटमॉस्फेयर इरोड हो जाए, ठीक है, एटमॉस्फेयर की जितनी भी गैसेज है दे गेट डिस्ट्रॉयड, और इतना ज्यादा दूर भी नहीं है दैट द जो आपकी जितनी भी गैसेज हैं या फिर जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे आइसियर बन जाए। तो यहाँ पे एकदम सफिशिएंट हीट है, सफिशिएंट डिस्टेंस है फ्रॉम द सन टू गेट लाइफ, ठीक है, लाइफ यहाँ पे उत्पन्न होने के लिए एकदम बढ़िया जगह है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून की, इनका जो एटमॉस्फेयर है दैट इज वेरी डेंस एंड वेरी थिक। व्हाट डू यू मीन बाय डेंस एटमॉस्फेयर एंड थिक एटमॉस्फेयर? जो जुपिटर का एटमॉस्फेयर है, अगर आप देखें अर्थ का एटमॉस्फेयर इज अराउंड 14 किलोमीटर, जो एग्जैक्ट आपका एटमॉस्फेयर जिसमें हम वी कैन लिव, तो वो होता है 14 किलोमीटर। बाकी अर्थ का एटमॉस्फेयर जो एक्सटेंड करता है दैट इज अराउंड 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, वो डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो उतना है। अगर आप इसकी बात करें मार्स की, तो मार्स पे एकदम आपका एटमॉस्फेयर नहीं है, मरकरी पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वीनस पे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर है, बट जुपिटर पे जो एटमॉस्फेयर है दैट इज वेरी थिक, ठीक है। जुपिटर का एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। इस वजह से यहाँ पे क्या है, सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती। ऐसी ही इन प्लैनेट्स का यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज प्लैनेट्स आर गेटिंग क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। ओके, सो ये हमने पढ़ लिया डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स। दीज एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जितने भी आ जाएंगे, दीज आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स।
और इसके बाद जितने भी आ जाएंगे वो सारे आपके आ जाते हैं जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, नाउ दिस इज द डेटा विच आई एम टॉकिंग अबाउट इन अर्लियर क्लास। यहां पे आपको बस ये देखना है विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट, विच इज द स्लाइटेस्ट और विच इज द फारदेस्ट, उस टाइप से हम ये देखेंगे। इसमें मास की अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू थिंक विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट मास? इफ यू कैन सी, जुपिटर हैज द लार्जेस्ट मास। विच प्लैनेट हैज द लोएस्ट मास? तो वी कैन से दैट मरकरी हैज द लोएस्ट मास। बस आपको ये ध्यान रखना है, दो प्लैनेट है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और मरकरी आपका सबसे छोटा प्लैनेट है। डायमीटर की बात करें तो अगेन मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्सटेंट, ठीक है। और वहीं पे अगर जुपिटर की बात करें, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में अब आप यहां पे देखो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन इज द की टू द सक्सेस इन यूपीएससी। तो अगर हम पहले 4 प्लैनेट की बात करें, ठीक है, पहले 4 प्लैनेट की बात करें तो यहां पे डेंसिटी इज फार फार हाई देन अदर प्लैनेट्स, 5000, 5000, 5000, 3000 और ऑलमोस्ट 4000। बट वहीं पे आप इन जोवियन प्लैनेट्स की बात करें तो दीज जोवियन प्लैनेट्स आर वेरी, क्या बोलेंगे, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है। वहीं पे ग्रेविटी की बात करें तो अगेन ग्रेविटी इज अनदर की विच यू कैन स्टडी, बट ग्रेविटी इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। रोटेशन पीरियड की बात करें तो रोटेशन पीरियड हमें जरूर ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा रोटेशन पीरियड किसका है। तो फिसी, तो रोटेशन पीरियड सबसे ज्यादा किसका, दैट इज ऑफ मरकरी। मरकरी का रोटेशन पीरियड सबसे ज्यादा है। लेंथ ऑफ द डे किसकी सबसे ज्यादा है? लेंथ ऑफ द डे अगेन मरकरी की सबसे ज्यादा है। वी मस्ट नो दोज थिंग्स एंड दीज थिंग्स कम ओनली बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, हमारा कितना है अर्थ का जो लेंथ ऑफ द डे वो कितनी है? 24 आवर्स, ठीक है। जुपिटर की लेंथ ऑफ द डे कितनी है? एक दिन कितना है, कितने घंटे का है? 4222.6 घंटे का आपका जुपिटर का एक दिन है। सबसे छोटा दिन कौन से प्लेनेट का? तो यहां पे आप देखेंगे, सॉरी मरकरी का, ये हम मरकरी की यहां पे बात कर रहे थे। मरकरी का सबसे बड़ा दिन है, जुपिटर का आपका यहां पे सबसे छोटा दिन है, ठीक है। तो यू मस्ट नो कि द स्मॉलेस्ट डे इज ऑफ जुपिटर। डिस्टेंस फ्रॉम सन, तो ये तो ऑफकोर्स ये बात है, ये तो सभी जानते हैं कि डिस्टेंस तो सभी का आपको पता है। क्रोनोलॉजी, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द डे की मतलब कितने टाइम में वो प्लेनेट दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन और रोटेटिंग अराउंड द सन। तो इफ यू टॉक अबाउट अर्थ, तो अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन इन 365.25 डे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। फिर सबसे छोटा रोटेशन ऑर्बिटल पीरियड किसका है? सबसे छोटा ऑर्बिटल पीरियड है इज ऑफ मरकरी, ठीक है। अब क्या ऑर्बिटल पीरियड में डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस? तो हाँ, डिस्टेंस की वजह से आप देखेंगे तो ग्रेजुअली ये ऑर्बिटल पीरियड आपका इंक्रीज हो रहा है ऑफ एनी ऑफ द प्लेनेट। फिर उसके बाद मीन टेम्परेचर वगैरह में जानने की जरूरत है। दैट इज ऑल द थिंग्स कि हमें जो जानने की जरूरत है, और ये आपको ऑब्जर्व करनी है कि जितनी भी आपके इनर प्लैनेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर प्लैनेट्स। भले ही से जुपिटर सबसे बड़ा हो, बट इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। ओके, सो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो यूपीएससी में या फिर ज्योग्राफी में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं, और वो ये टाइम स्केल है। ये टाइम स्केल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, ऑल्दो इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट, बट क्या है कि हमें इसे याद करना पड़ेगा एनी हाउ। स्टिल ये आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको ज़रूरी हैं, पढ़ने लायक हैं, सिर्फ मैं वही चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहले हमें पता है बिग बैंग हुआ, उसके बाद आपका आता है दैट इज सुपरनोवा पीरियड, ओरिजिन ऑफ स्टार्स। ये हमें बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है। हमें स्टार्टिंग होती है हमारी जो हिस्ट्री जो हमें पढ़ने की, दैट इज हेडन पीरियड। सबसे पहले आता है आपका हेडन पीरियड, फिर आता है आपका प्रोटेरोजोइक। अच्छा, इन्हें कहते क्या है? तो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो दीज आर कॉल्ड एज इयोन्स, दीज आर कॉल्ड एज एरा, पीरियड, इपॉक, एज, एंड जो आपके लाइफ मेजर इवेंट्स जो यहाँ पे हुए हैं वो सब भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें अभी इयोन्स की, तो इयोन्स आपको सिर्फ 2-3 याद रखने हैं, हेडन, आर्केन, प्रोटेरोजोइक, एंड जो अभी इयोन चल रहा है दैट इज योर फेनेरोजोइक, ठीक है। ये कौन सा इयोन है? दैट इज फेनेरोजोइक, PHANEROZOIC, फेनेरोजोइक, ठीक है। अब इसमें क्या हमें याद रखने की जरूरत है? जब भी हम कभी बात करते हैं प्री हिस्ट्री की, ठीक है, जो भी हम हिस्ट्री जानते नहीं है, तो वी कॉल इट अ प्री कैम्ब्रियन पीरियड। प्री कैम्ब्रियन पीरियड ज्योग्राफी में बहुत बार आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखनी है। प्री कैम्ब्रियन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 570 मिलियन ईयर्स अगो
टू 4800 मिलियन ईयर अगो। आज से लगभग 4800 मिलियन साल पहले से लेके 5570 मिलियन साल पहले तक। तो ये आपका यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन पीरियड आ जाता है। प्री कैम्ब्रियन पीरियड के बाद आपको याद रखना है पैलियोजोइक, ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी ये छोटी छोटी टर्म्स आप याद रख सकते हैं। पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड इसके बाद आता है सेनोजोइक। ये सारे एराज हैं। 3 एरा आपको मेनली याद रखने, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सेनोजोइक, और इनसे पहले जो भी चीज होती है उसको हम बोल देते हैं सीधे सीधे प्री कैम्ब्रियन। अब से हमारे लिए ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे जितने प्री कैम्ब्रियन एरा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एरा में सबसे इंपॉर्टेंट है सेनोजोइक, मीजोजोइक, पैलियोजोइक एंड प्री कैम्ब्रियन। अब इसके बाद आते हैं हमारे दैट इज पीरियड्स। इसमें हमें कौन कौन से पीरियड्स याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। दीज आर द दैट इज फर्स्ट इज कैम्ब्रियन पीरियड, क्योंकि कैम्ब्रियन हम याद रख सकते हैं बहुत इजीली। कैम्ब्रियन पीरियड से पहले जो भी चीजें हो रही हैं दीज आर कॉल्ड एज द प्री कैम्ब्रियन पीरियड। अगर आप बात करें अर्थ के ओरिजिन की, तो अर्थ ऑलरेडी ओरिजिनेट हो चुकी थी बिफोर प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड से पहले अर्थ ओरिजिनेट हो चुकी थी। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आप यहाँ पे देख पाएंगे ओशियन, कॉन्टिनेंट, फॉर्म ओशन एंड एटमॉस्फेयर आर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा इस टाइम पे एटमॉस्फेयर था वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच था। सॉफ्ट बॉडीज एर्थ्रोपॉड्स इस टाइम पे डेवलप हो चुके थे। ब्लू ग्रीन एल्गे इस टाइम पे डेवलप हो चुका था और यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया इस टाइम पे आ चुका था। क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकता है कि ब्लू ग्रीन एल्गे का डेवलपमेंट इन विच एरा हुआ था, इज इन विच एरा। तो हम बोलेंगे सीधे सीधे इट इज इन प्री कैम्ब्रियन एरा। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड या एरा जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन एरा में। कैम्ब्रियन पीरियड में आपका टेरेस्ट्रियल लाइफ कुछ नहीं थी, मरीन इनवर्टिब्रेट इस टाइम पे आ गए थे। फिर उसके बाद ओडोविशियन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सेलुरियन याद रखने की जरूरत नहीं है, डेवोनियन याद रखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट आता है कार्बोनिफेरस पीरियड। वाई कार्बोनिफेरस पीरियड इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज देखो इससे पहले कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले से बहुत ज्यादा मॉइस्चर था इन आवर इन्वायरमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट, बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्चर देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट जब भाई डेवलप हो रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है अगर कुछ भी होगा तो ये फॉरेस्ट क्या होंगे, अंडरग्राउंड चले जाएंगे। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कार्बोनिफेरस हुआ क्या, यहाँ पे कोल बेड्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हुई, इतनी ज्यादा प्लेट मूवमेंट्स हुई कि जितने भी फॉरेस्ट थे दैट गोज अंडर दोज प्लेट्स, एंड वो प्लेट्स जब हुए तो यहाँ पे कार्बोनिफेरस पीरियड आया और यहाँ पे कार्बन डेवलप होना स्टार्ट हो गया। कार्बन मतलब जो कोल है, आज की डेट में अर्थ पे जो सबसे बढ़िया कोल मिलता है दैट इज ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड, दैट इज अराउंड 286 टू 360 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये कार्बोनिफेरस पीरियड था। अब कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद और क्या क्या इंपॉर्टेंट पीरियड है, दैट इज ट्रायसिक एंड जुरासिक। ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर आए और जुरासिक पीरियड में डायनासोर थ्राइव हुए और क्रेटेशियस पीरियड में डायनासोर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फ्रॉग्स एंड टर्टल्स डेवलप हुए। ये जो आपका जुरासिक पीरियड था इसमें एज ऑफ डायनासोर हुआ। ठीक है, ये डायनासोर यहाँ पे थ्राइव कर रहे थे बहुत अच्छे से अर्थ पे। एंड ये टाइम पीरियड कब का है जुरासिक का, दैट इज जुरासिक आपने मूवी देखी होगी पक्का। ठीक है, तो जुरासिक आप उस नाम से भी पता लगा सकते हैं जुरासिक कब का टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो इट इज 144 टू 208 मिलियन ईयर्स अगो एंड इट इज अ एज ऑफ डायनासोर, एंड इन द क्रिटेशियस पीरियड देयर इज अ एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। तो हमें जुरासिक याद रखने की जरूरत है। जुरासिक पीरियड कब आया था, दैट इज इन द मीसोजोइक एरा। ठीक है, डेवोनियन इन पैलियोजोइक, सॉरी ये कार्बोनिफेरस इन पैलियोजोइक। कैम्ब्रियन से पहले हमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे एंड यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया डेवलप होने स्टार्ट किए। एक और चीज, कोई पूछे आपसे कि व्हेन द अरावली हिल्स स्टार्टेड फॉर्मिंग, तो अरावली हिल्स स्टार्टेड फॉर्मिंग इन दिस टाइम पीरियड। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एरा। अब आप लगाइए कितने पुराने हैं अरावली हिल्स, जो ये एक टाइम पे एट अ टाइम दे वर हायर देन माउंट एवरेस्ट एंड एट अ टाइम दे आर जस्ट लाइक प्लेन्स। ठीक है, आप अरावली हिल्स पे चढ़ जाएंगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा आप अरावली हिल्स पे चढ़ चुके। तो इस टाइम पीरियड में कितना लंबा टाइम पीरियड है, दैट इज 570 मिलियंस टू 4870 मिलियन ईयर्स का, जिसमें माउंटेन्स आपके डेवलप भी हुए एंड डिस्ट्रॉय भी हो गए। दैट इज वाई ह्यूमन लाइफ इज इनसिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अगर आपको सीखनी है तो यू मस्ट हैव टेक्नोलॉजीज एंड यू मस्ट हैव नॉलेज, और वो
हाँ, तो हम बात करते हैं इसकी एरा एंड पीरियड की। तो अब इसके बाद और हमें क्या याद रखने की जरूरत है, दैट इज योर टर्शियरी एरा, टर्शियरी पीरियड एंड क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड में अभी हम प्रेजेंट में हैं। अगर हम आज की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट टुडे, वी आर इन फेनेरोजोइक इयन, in the Cenozoic era, in Quaternary period, in Holocene epoch, and we are thriving right now. The modern man is thriving in Holocene epoch. So this is the thing. Holocene epoch कब से कब तक है? That is 0 to 10,000 years ago. 10,000 साल पहले आपका Holocene epoch start हुआ था। ठीक है, इसके बाद और भी आ गया मेघालयन इपॉक भी आ गया आपका, तो वो भी आपको याद रखने की जरूरत है। द लेटेस्ट वन इज मेघालयन इपॉक, जिसमें अभी हम सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। और टाइम स्केल, टाइम स्केल में हमने क्या क्या याद रखना है? प्री कैम्ब्रियन, जो कैम्ब्रियन से पहले का टाइम पीरियड है। कार्बोनिफेरस वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू रिमेंबर द जुरासिक टाइम पीरियड। ठीक है, वी हैव टू रिमेंबर द इपॉक ऑफ दैट इज सेनोजोइक एरा। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। अब अर्थ की, इफ यू आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लिथो मीन्स, लिथ मीन्स आपका दैट इज रॉक्स, लिथ मीन्स रॉक्स। तो लिथोस्फीयर की हम बात करें, वी विल स्टडी द रॉक्स सिस्टम ऑफ अर्थ। जो भी अर्थ पे आपका सॉइल है, रॉक है, वी विल टॉक अबाउट दिस इन दिस लिथोस्फीयर। द अर्थ वॉज मोस्टली इन वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्रीमोडियल स्टेज। प्रीमोडियल स्टेज मतलब बिफोर प्री कैम्ब्रियन एरा की हम बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ? ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी इंक्रीज द टेम्परेचर इनसाइड। व्हेन दैट डेंसिटी इंक्रीजेस, वी नो दिस थिंग फ्रॉम द बेसिक फिजिक्स, कि जब भी आपकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, आप किसी भी मैटर को जितना ज्यादा डेंस करेंगे, उसमें क्या होगा? टेम्परेचर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। वी नो वन थिंग, डेंसिटी इंक्रीजेस तो टेम्परेचर इंक्रीजेस। बहुत फंडामेंटल है, ठीक है, इसमें कुछ आपको बहुत रॉकेट साइंस नहीं है याद रखने के लिए। तो मटेरियल इनसाइड स्टार्ट गेटिंग सेपरेटेड एंड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। देखो, जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था अबाउट द बकेट एग्जांपल, तो ये जो बकेट एग्जांपल है, दिस अप्लाइज ऑन ऑल द थिंग्स इन यूनिवर्स, वेदर इट इज डेवलपमेंट ऑफ एनी गैलेक्सी, whether it is development of any solar system, whether it is development of any planet, or whether it is development of anything related to gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स में जब भी बात आती है तो हमेशा कोई भी जो सबसे डेंसर चीज है वो अंदर की साइड चली जाती है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बताया सोलर सिस्टम में सबसे डेंसर चीज एकदम सेंटर में है। नाउ सेम इज द केस विद अर्थ। अर्थ में द मोस्ट डेंसेस्ट मटेरियल आर प्रेजेंट इन द एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज इन दिस एरिया वी कॉल इट एज अ कोर। अब लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कोर, ये आपका कोर हो जाता है। इसके चारों तरफ द सेकंड पार्ट इज मेंटल, ठीक है, एंड थर्ड वन इज दैट इज क्रस्ट। अब ये जो है ये बहुत ही गलत इमेज यहां पे आपको शोकेस की गई है, क्योंकि जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट इज वेरी 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 स्मॉल। आप एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो ये था आपका कोर। इसके बाद ये आपका इनर कोर है, दिस इज आउटर कोर, एंड दिस इज योर मेंटल। जो आपका ऑरेंज वाला पार्ट है दैट इज मेंटल, एंड ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है चारों तरफ, दिस इज योर क्रस्ट। तो यहां पे आप देखेंगे दैट दिस इनर कोर, अगर हम बोलें कि अर्थ का डायमीटर कितना है, अर्थ का डायमीटर इज 6378 इंटू 2, क्योंकि ये क्या है, ये तो रेडियस की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 12,004 कितना हो जाएगा, एक सेकंड हो जाइए, 12,700 एंड लगभग इतना 12,756 के करीब आपका ये यहाँ पे डायमीटर हो जाएगा अर्थ का। इसका जो ये है आपका हाफ रेडियस है। इफ यू टॉक अबाउट द डेप्थ ऑफ द अर्थ, द इनर कोर, द इनर कोर इज प्रेजेंट फ्रॉम 6,378 किलोमीटर्स टू 5,100 किलोमीटर। मतलब अगर हम धरती में होल करना स्टार्ट करें, देन वी विल गेट टू नो कि इनर कोर आ रहा है अराउंड 5,100 किलोमीटर। ठीक है, अभी तक ह्यूमंस कितना ड्रिल कर चुके हैं? आप कोई बता सकते हैं कि ह्यूमंस सबसे अभी डीपेस्ट पोर्शन तक कितने तक पहुंच चुके हैं? वी हैव बेयरली स्क्रैच्ड द अर्थ सरफेस। हमने मुश्किल से अभी अर्थ सरफेस को सिर्फ स्क्रैच ही किया है। जो अभी तक की सबसे डीपेस्ट ड्रिलिंग है दैट इज अबाउट 14 to 21 किलोमीटर। सम से इट इज 14, सम से इट इज 21 किलोमीटर।
तो अभी हमने सिर्फ आपका जो दैट इज क्रस्ट है, क्रस्ट को भी पार नहीं किया है, ठीक है। और वहीं पे अगर आउटर कोर की बात करें, वी टॉक अबाउट आउटर कोर इज 5100 किलोमीटर्स टू 2900 किलोमीटर्स एंड मेंटल इज फ्रॉम 2900 किलोमीटर्स टू अराउंड 30 to 40 किलोमीटर डीप इनसाइड द अर्थ। तो हमारा अगर क्रस्ट की बात करें, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, तो ये क्रस्ट डिपेंड्स ऑन, इसकी जो डेप्थ है दैट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द क्रस्ट। इफ यू टॉक अबाउट द माउंटेन क्रस्ट, in the mountainous region the crust is about 30 to 40 kilometers. On the other hand, the crust which is present beneath the ocean that is around 4 to 6 kilometers. कई जगह पे देखो ये ना हर जगह के पे डिफरेंट होता है। अर्थ इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है कि आपको इसको किलोमीटर्स में बांध के रख सको। सो अर्थ में क्या है, यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको द ओशनिक क्रस्ट, ये जो आपका ओशनिक क्रस्ट है, द क्रस्ट बिलो द ओशन इज अराउंड 3 किलोमीटर, कहीं कहीं पे ये क्रस्ट आपका 6 to 7 किलोमीटर्स भी हो जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। वैसे ही अगर आप अर्थ में माउंटेन्स के नीचे की बात है, द लोकेशन बिटवीन द माउंटेन्स बीनीथ द माउंटेन्स, तो यहाँ पे क्रस्ट आपका 30 किलोमीटर्स भी हो सकता है एंड इट कैन गो अप टू 70 किलोमीटर्स एज वेल, ठीक है। 70 किलोमीटर डेप्थ तक आपका ये यहाँ पे जा सकता है। तो वी टेक ओनली द मीन डिस्टेंस ऑफ द क्रस्ट, ओके। सो एक चीज और जो अभी हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इससे हम एक चीज तो डेफिनेटली बता सकते हैं, द डेंसेस्ट मटेरियल दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ विल बी इनसाइड द कोर, है ना। सो व्हाट वी कैन से, द लाइटेस्ट मटेरियल विच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ दैट विल बी प्रेजेंट ऑन द क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट पे आपका लाइटेस्ट मटेरियल रहेगा और डेंसेस्ट मटेरियल कहाँ रहेगा, दैट इज इन द इनर कोर। जो लिथोस्फेयर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी, क्योंकि लिथोस्फेयर हमें बहुत सारी चीजें बताएगा। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोजन। धीरे धीरे हम क्या है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डेप्थ में जाते रहेंगे, ठीक है। अभी हम हाइड्रोजन को थोड़ा सा, हाइड्रोस्फेयर को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद देन व्हेन वी विल स्टार्ट द लिथोस्फेयर और द स्टडी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, तो हम जियोमॉर्फोलॉजी को दैट विल बी कंप्लीटेड इन 10 to 12 क्लासेस, तो उसके बाद वो चीज करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द हाइड्रोस्फेयर। 3 स्टेजेस हैं इन एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इन एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। फर्स्ट इज लॉस ऑफ प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इन द प्री कैम्ब्रियन पीरियड द प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर गेट लॉस्ट, ठीक है। लगभग आज से 4500 मिलियन ईयर्स अगो आपका प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर स्टार्टेड लूजिंग इटसेल्फ फ्रॉम द अर्थ। कंट्रीब्यूशन बाय हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जब हमारा इंटीरियर हॉट था तो उसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट देर आर सो मैनी गैसेज दैट फ्लू द इनर कोर एंड द मेंटल। क्योंकि देखो हमने ये समझा कि द मोस्ट डेंसेस्ट मटेरियल इनसाइड द अर्थ, ठीक है। सो द गैसेज आर द लाइटेस्ट थिंग एंड द लाइटेस्ट थिंग विल रिलीज फ्रॉम द अर्थ बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ हॉट इंटीरियर। अगेन अब वो जो गैसेज थी दोज वर द रिच इन केमिकल्स, ठीक है। बहुत ज्यादा केमिकली रिच थी वो गैसेज एंड दोज आर वेरी हार्मफुल गैसेज और पॉइजनस गैसेज। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइड बाय photosynthesis over the time when those hazardous chemicals or hazardous gases flew the earth. So there is a time period when the first plant exists, when the first animals start evolving on the earth, when first trees evolved on the earth. So यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे photosynthesis होना start हुआ and because of this photosynthesis इससे पहले क्या था, कार्बन बहुत ज़्यादा अवेलेबल था अर्थ पे, ठीक है। कार्बन रिच अर्थ एटमॉस्फेयर था। So photosynthesis, plant will take carbon and they will release oxygen. Plant will take carbon and they will release oxygen. So this is the time period when photosynthesis happened and the oxygen start evolving on the earth. Around 3800 million years ago life began to evolve, जो हमने बात की आपके about the first blue green algae की। 2500 to 3000 million years before process of photosynthesis get evolved. तो ये सब चीजें आपको एज सच याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बेसिक लाइन जान लीजिए आप। दैट इज ए टाइम लाइन। प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर लॉस हुआ आपका, इंटीरियर हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ की वजह से देयर आर सो मच ऑफ हैजार्डस एंड केमिकल गैसेज विच रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड आफ्टर दैट द फोटोसिंथेसिस हैपेंड एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन गेट्स इवॉल्व्ड ओवर द अर्थ। सो दिस इज अबाउट द हाइड्रोस्फेयर। नाउ if you talk about the origin of life, तो
ऑरिजिन ऑफ लाइफ हमें कैसे पता पड़ता है कि फर्स्ट ऑरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ एंड कहां से हमें फर्स्ट इसके एविडेंस मिले? तो रिकॉर्ड्स हैव फाउंड द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इन द रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। और यही फॉसिल्स जो आप यहां पे देख सकते हैं, दीज आर द फॉसिल्स वेयर वी फाउंड द ब्लू ग्रीन एल्गे। जो यहां पे इधर बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम स्टिल एग्जिस्ट इन दीज, आपका जो यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स है या फिर फॉसिल्स हैं, इनमें आपके बैक्टीरियम आज भी प्रेजेंट है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गे, मैंने आपको बताया ब्लू ग्रीन एल्गे बीन फाउंड इन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच आर मच 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 ओल्डर देन द 3000 मिलियन ईयर्स अगो। तो दिस इज द सर्टेनिटी दैट लाइफ मस्ट हैव एग्जिस्टेड दिस टाइम पीरियड। तो अकॉर्डिंग टू आवर डेटा द लाइफ हैज एग्जिस्टेड अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, लगभग 3800 मिलियन साल पहले हमारे अर्थ पे लाइफ इवॉल्व हो गई थी। एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि इतने के हमें तो डेट्स मिले हैं। वी हैव फाउंड द ब्लू ग्रीन एल्गे ऑफ दिस मच ओल्ड टाइम पीरियड। ओके, सो दिस इज इट अबाउट दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट चैप्टर वी अगेन स्टडी अबाउट मोर अबाउट द अर्थ, its location, its position, how it rotates, what are the impact of the rotation of the earth, how it revolve around the sun। ठीक है, कैसे वो अपनी जगह पे रोटेशन होती है, अगर रोटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो सब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में मेनली हमें जो पढ़ना है दैट इज अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज डू आस्क, हम उसको आगे आने वाले लेक्चर्स में बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।